अ वेरी वार्म वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। जो आज के पहले कभी तुम लोग को यूट्यूब पे नहीं मिला होगा और कहीं पे भी नहीं मिला होगा, वो तुमको आज नेक्स्ट एडू क्लासेस प्रोवाइड करने वाला है। क्या प्रोवाइड करने वाला है? डीएससी सीसी थ्री। कौन सा? डीएससी सीसी थ्री। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 सीयू इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रहे हो 2024, मतलब इसके पहले वाला बैच का जो तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग आज पूरा पूरा सॉल्व करने वाले। क्या पूरा सॉल्व करने वाले? अच्छा, ये ऐसा सॉल्विंग भी नहीं होगी भैया जहां पे मैं तुमको बस बता दूंगा किसको कैसे लिखना है और तुम लोग लिख लोगे। हो सकता है कि आपको वो वाला आंसर्स अच्छे से लिखना नहीं आ पाए, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक चीज लेके आए, क्या कि मैंने सारा आंसर्स एक पीडीएफ फॉर्मेट में लिख के रखा है। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? उस पीडीएफ के लिए आपको हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको उस पीडीएफ को कैसे एक्सेस करना है वो सब कुछ मिल जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग, इट इज नॉट ओनली फॉर 2024। अगर आपको लग सकता है कि भैया हम लोग तो सीसीएफ बैच के हैं तो हम लोग का बस सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, क्या? नहीं, सीबीसीएस का भी सेम क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है, बट एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के आप लोगों का सेम ही सिलेबस रहने वाला है। उसके लिए वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मतलब 2020, 2021, 2022 एंड 2023 प्रीवियस 4 साल का क्वेश्चन पेपर का आंसर्स भी आपको मिलने वाला है। ये चीज आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करें, जो कि नेक्स्ट वीडियो क्लासेस आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिराइव डिमांड? अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज डिराइव डिमांड तो उसको क्या मतलब है? डिराइव डिमांड का मतलब है एक डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस ड्यू टू डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, लेबर का डिमांड बढ़ता है जब मुझे कोई भी चीज का प्रोडक्शन बनाना है, ये है मेरा डिराइव डिमांड। ये तो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, बट उसको लिखे कैसे? देखो कैसे लिखना है उसको, ये रहा। व्हाट इज डिराइव डिमांड? Derived demand may be defined as the demand for a good or service or a factor of production that comes from, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है is derived from the demand for another service। ये आपको मिला 1 मार्क। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया मैंने, workers are hired because there is a demand for the goods and services they help to produce। If the demand for car increases, demand for factory workers also increases। तो एग्जांपल के लिए भी आपको मिला 1 मार्क। तो यहाँ पे 1 मार्क्स, यहाँ पे 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन डिफाइन एन इंफीरियर गुड? इंफीरियर गुड क्या होता है हम लोगों को क्या पता है? जब मेरा इनकम बढ़ता है इसका डिमांड डिक्रीज करता है, और जब मेरा इनकम डिक्रीज करता है इसका डिमांड इंक्रीज करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड। मतलब गुड कैसे बिहेव करता है विथ रेस्पेक्ट टू इनकम। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अ गुड मे बी कॉल्ड एज एन इंफीरियर गुड when the demand for the good decreases with the increase in income and the demand increases with the decrease in income। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एग्जांपल क्या है? लो क्वालिटी का राइस हो गया, बेसिक स्टेपल फूड हो गया, ये हो गया मेरा कौन सा गुड? कौन सा टाइप ऑफ गुड? इंफीरियर गुड। ठीक है, फिर लिखा है स्टेट द वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस क्या बोलता है? इफ बंडल ए इज if I revealed prefer bundle A over bundle B, then I cannot choose bundle B when A is available and affordable। When A is available and affordable, I cannot choose bundle B। ये है मेरा weak axiom of revealed preference। ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, the weak axiom of revealed preference is an axiom in the theory of revealed preference in consumer theory। तो मैंने इसको समझाया कि क्या है। पहले ये वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एक एक्सियोम है, कहां पे? रिवील्ड प्रेफरेंस वाला कंज्यूमर थ्योरी में। किसने दिया था? पॉल ए सैमुअल्सन ने। ठीक है, एकदम अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। फिर मैं लिख रहा हूं उसका डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट इफ अ कंज्यूमर चूजेस अ बंडल ए व्हेन बंडल बी इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, देन इफ प्राइस चेंज हुआ एंड द कंज्यूमर चूजेस बंडल बी, ये कब होगा? if and only if and only if bundle A should be available and unaffordable। जब प्राइस चेंज होता है उसके बाद बंडल A should be unaffordable, तभी मैं वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस मेरा काम करेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ A is revealed prefer, इसको हम लोग बोलते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस का सिंबल। इफ A is revealed prefer to B, then B cannot be revealed prefer to A if, अगर A आपका अवेलेबल एंड अफोर्डेबल है। अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे एक डायग्राम भी बना सकते हो। पहले ऐसा था, फिर प्राइस चेंज हुआ, और यहाँ पे ये दोनों अगर मैं पॉइंट्स किया तब इसको बोलेंगे हम लोग वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। क्या?
काम नहीं कर रहा है या फिर वायलेट कर रहा है, अगर मेरा कुछ ऐसा दिखा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, रिटर्न्स टू स्केल क्या है भैया, ये तो एक लॉन्ग रन फैक्टर है, मतलब लॉन्ग रन फिनोमिना है, जहां पे जब मैं कैपिटल और लेबर दोनों को सेम प्रोपोर्शनेटली मैं इंक्रीज करता हूं, मतलब अगर मैंने लेबर को 5% इंक्रीज किया, कैपिटल को भी मैं 5% मतलब सेम स्केल पे मैं जब इंक्रीज कर रहा हूं, तो उससे मेरा आउटपुट पे क्या दिक्कत आ रही है या फिर आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। तो क्या लिखा है, रिटर्न्स टू स्केल इज अ लॉन्ग रन फिनोमिना एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज अ शॉर्ट रन फिनोमिना। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल लॉ स्टेट्स टू इंक्रीज आउटपुट बढ़ाने के लिए if we proportionately increase the factors of production labor and capital in equal quantity or scale, जब मैंने लेबर और कैपिटल को इक्वली मैंने इंक्रीज कराया तो वो क्या शो करता है, नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब जितना मैंने लेबर और कैपिटल को इंक्रीज किया है उससे ज्यादा मेरे को क्या मिल रहा है, उससे ज्यादा मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट देन इंक्रीज इन फैक्टर्स। नंबर 2 कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्या मतलब इक्वी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब जितना मैंने लेबर और कैपिटल को इंक्रीज किया है उतना ही मेरा आउटपुट इंक्रीज किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेबर और कैपिटल को 5% एंड 5% मैंने इंक्रीज किया है तो आउटपुट भी आपका 5% ही इंक्रीज करेगा, दैट इज माय कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्या लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या मतलब अगर मैंने 5% लेबर और 5% कैपिटल को इंक्रीज किया है उसके चलते 4%, मतलब देखो लेस देन प्रोपोर्शनेट 4% मेरा क्या 4% मेरा आउटपुट में चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों को बोलेंगे मेरा रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अब चलते रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, ये रहा। ऑन द अदर हैंड returns to a factor states output can be changed only with the increase in the variable factor, only in the increase in the variable factor, that is labor. It says that with the increase in the variable factor, जब मैंने variable factor को increase करा सबसे पहले increases the output increases with the increase in labor, जब मैं लेबर को बढ़ाता हूं मेरा आउटपुट भी पहले बढ़ता है, फिर जब मैं आउटपुट को बढ़ाता हूं remains constant, मेरा आउटपुट कांस्टेंट रहता है, कब जब मेरा लेबर इंक्रीज करता है, फिर मेरा आउटपुट डिक्रीज करता है जब मेरा लेबर इंक्रीज करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग का रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, increasing variable proportions, constant variable proportion and diminishing variable proportion. So this is my difference between returns to scale and returns to a variable factor. Next आपका question, what is a shutdown point? Shutdown point क्या होता है, if the price is less than minimum of AVC, minimum of average variable cost, तब मैं शट डाउन करूंगा। क्या मतलब जो पैसा मुझे मिल रहा है that is not enough to cover my variable cost also. Variable cost मतलब रॉ मटेरियल्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका लेबर का खर्चा हो गया, अगर आप ये सब खर्चा ही बेयर नहीं कर पा रहे तो क्या आपको प्रोडक्शन जारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वही आपका शट डाउन पॉइंट। देखते हैं क्या लिखा है, when a firm is making production decision, one of the important decision is until when should the firm still continue its production, मतलब कब तक वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए। when the firm is unavailable to even meet its average variable cost, यहाँ पे मिनिमम लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जब वो अपना मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहा है, then the firm should shut down. In other words, if the average revenue or the price, is less than minimum of AVC, less than minimum of AVC, the firm should shut down. In this case, the firm minimizes the loss by stopping production and bearing the fixed cost. मतलब प्रोडक्शन ये सब क्या करेगा, जब वो शट डाउन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड वेरिएबल को जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट वही बेयर करेगा और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बेयर नहीं करेगा। ठीक है, इससे वो लॉस मिनिमाइज करता है। ठीक है, फिर बोला है डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है, जब मैं एक लेबर को इंक्रीज कराता हूं, उसके चलते मेरा मार्जिनल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू पे
क्या इफेक्ट पड़ा है जब मैं एक लेबर को इंक्रीज करता हूं, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। उसको क्या लिखेंगे, देखो marginal revenue product of a labor is the additional revenue earned by the firm by employing one additional unit of labor। जब मैं एक और लेबर को मैं हायर करता हूं तो उसके चलते मेरा मार्जिनल रेवेन्यू में क्या इफेक्ट आए, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉस्ट है, ठीक है, सेट्रेस वेरिएबल्स। उसका फॉर्मूला क्या है, MPL इक्वल्स टू MR इंटू P। अच्छा, बहुत बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। उसमें आपको बस यही करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू की जगह आपको उसको बस P से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, P से मल्टीप्लाई कर देना, बस दैट इज योर VMPL। कि जब मैं एक लेबर को लाता हूं तो वो मेरा कितना वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक लेबर को जब मैं हायर करता हूं तो वो मुझे कितना वैल्यू देता है, ठीक है, दैट इज माई VMPL। नेक्स्ट कम्स, Is the firm's expansion path a straight line? अगर एक फर्म का एक्सपेंशन पाथ क्या ये स्ट्रेट लाइन है, जस्टिफाई योर आंसर, नहीं। फर्म का एक्सपेंशन पाथ हर समय स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ओनली व्हेन द फर्म इज हैविंग अ होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन। होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन को जब मैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, क्या करता हूं, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, आई गेट अ होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन, आई गेट अ होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना या फिर 3 डिवाइड करना या फिर प्लस करना, मतलब चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ऑरिजिन। अगर आप लोगों ने स्टैट्स तो पढ़ाई है, तो स्टैट्स में हम लोग पढ़ते हैं ना चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज इन ऑरिजिन। जब मैं चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ऑरिजिन करता हूं, आई गेट अ होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, ये भी आप समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि जब मेरे पास पता है कि ये हम लोग क्या, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट, और ये वाला कॉम्बिनेशन जहां पे ये दोनों टच करता है, ये वाला कॉम्बिनेशन जब मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, तो अगर मुझे ऊपर जाना है, ऊपर मतलब आउटपुट बढ़ाना है, क्या करना है, आउटपुट बढ़ाना है। अच्छा, डायग्राम बता देते हैं ताकि इजी हो। लेट्स से ऐसे है IS1 और मुझे ऊपर जाना IS2, क्योंकि ये होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन है। क्या, होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन है। इसका क्या मतलब है कि मुझे बस मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करना, होमोजेनियस का मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के चलते क्या होगा, अगर मैं यहां पे भी जाऊं ना, यहां पे भी जाऊं, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल चाहिए। सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर मतलब जो रेशियो होने वाला है, अगर यहाँ पे आपका रेशियो 1:2 तो ऊपर भी आपका रेशियो होने वाला है 1:2 का ही, रेशियो विल रिमेन द सेम। इसीलिए आपका होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, मेरा एक्सपेंशन पाथ स्ट्रेट थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो उसको कैसे लिखना है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसको लिखना कैसे है देख लेते हैं। No, the expansion path of firm is not always a straight line. The expansion path definition लिख रहे हैं, the expansion path is the locus of cost minimization या फिर optimal combination of inputs like labor and capital। कौन सा optimal condition है of labor and capital that the firm chooses to produce different level of outputs while minimizing the cost given input prices। इनपुट प्राइसेस हम लोग को मिलता है और मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करना है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसके चलते मैं कौन सा मेरा लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन लूंगा, इट शोज भी मेरा एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो, इफ द आइसोकॉन्ट आर होमोथेटिक द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइसेस रिमेन्स सेम, रेशियो ऑफ इनपुट प्राइस रिमेन्स द सेम, द एक्सपेंशन पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। बट अगर वो होमोथेटिक नहीं है, क्या होमोथेटिक नहीं है या फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अगर मुझे यहां पे एक है और मैं देख रहा हूं कि यहां पे मुझे जाना है ऊपर वाला पे, बट ऊपर वाला पे मैं देख रहा हूं कोई भी रीजंस के चलते मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, किसको, लेबर कैपिटल को। लेट्स से यहां पे मेरा लेबर है 2 लेबर एंड 5 कैपिटल, 2 लेबर 5 कैपिटल, बट मुझे जब ज्यादा प्रोडक्शन करना है आई कैन सब्स्टिट्यूट लेबर एंड कैपिटल। मतलब मुझे अगर इधर जाना है तो मेरा कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो रहा है आपका कुछ ऐसे 3 लेबर्स एंड 2 कैपिटल। तो देखा आपने, मैंने सब्स्टिट्यूट किया किसको, कैपिटल को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया लेबर से, मतलब कैपिटल हटा दिया लेबर ला दिया। तो यहां पे मैं जब देख रहा हूं 3 लेबर एंड 2 कैपिटल है, आई गेट माई कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला लेबर एंड कैपिटल क्वांटिटी। तो आप देखो तो मेरा जो एक्सपेंशन पाथ है
दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा सब्सटीट्यूशन या फिर सब्सटिबिलिटी ऑफ इनपुट्स है, इसके चलते मेरा जो एक्सपेंशन पाथ है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन। तो if the isochronous are not homothetic or substitution between input changes, the production is increased, the expansion path will be curved। एक curved expansion path हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है मेरा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H। द सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर इज गिवन बाय दिस। ये मेरा सप्लाई कर्व L इक्वल्स टू 20W। If the equilibrium wage is 40 and equilibrium level of output is 800, find the economic rent। economic rent क्या है? economic rent is the actual payment minus the payment I'm willing to give, minus the payment I'm willing to give। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेरा इकोनॉमिक रेंट। दूसरा भी डेफिनेशन है एक्चुअल पेमेंट माइनस ट्रांसफर अर्निंग्स, ट्रांसफर अर्निंग्स माइनस मेरा एक्चुअल पेमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं। तो चलिए इसको कैसे करना है देखते हैं। ये देखो क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या दिया है। अच्छा, आप लोगों को कहते भैया कैसे करना है, देखो ये जो एरिया है रेड वाला, ये जो एरिया है इट इज माय इकोनॉमिक रेंट। अब ये भैया एरिया कैसे मिला मुझे, ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था जो लेबर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ 20W। ठीक है, फंक्शन ऑफ 20W। तो यहाँ पे मैंने W को लिखा है कौन सा एक्सिस पे, Y एक्सिस पे, और लेबर को लिखा है मैंने X एक्सिस पे। अच्छा, जब मेरा वेज 0 है, लेबर कितना होगा, वेज 0 तो लेबर भी 0। ठीक है, जब मेरा वेज 1 है, लेबर कितना है 20 है। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम बनाया, 1 पे 20, 1 पे 20। तो इस हिसाब से मेरा एक स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन जा रहा है। हाँ भैया, तो मैंने वही किया, एक स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन मैंने बनाया है। ठीक है, चलो फिर बोला है इक्विलिब्रियम प्राइस इज 40, इक्विलिब्रियम वेज इज 40। तो इसलिए मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन डाना है 40 बाय एक स्ट्रेट लाइन डाना है, और जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा लेबर कर्व को एट 800। तो मुझे जो करना है इकोनॉमिक रेंट निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने वही लिखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो मैंने क्या हाफ लिख लिया, बेस क्या है, बेस इज दिस, व्हाट इज दिस, हाइट, हाइट मतलब 40, तो 40 लिखा। और हाइट क्या है, दिस इज माय हाइट, और ये हाइट कितना है 800 लिखा। तो जब मैंने इसको इक्वेट किया आई गेट 16,000। तो 16,000 इज माय इकोनॉमिक रेंट। 16,000 क्या है मेरा इकोनॉमिक रेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आई। If the wage is 50 a day, rent is 100 a day, what is the equation of isocost? Isocost क्या है, different combinations of labor and capital that gives me my same cost, total cost. ठीक है, if the firm chooses to spend 10,000 a day on capital and labor, अगर आपका 1000 रुपया कितना 10,000 रुपया खर्चा करना है, तो मेरा आइसोकॉस्ट क्या होने वाला है। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए क्या दिया है, वेज दे चुका है, रेंट दे चुका है, और कॉस्ट दे चुका है। तो आइसोकॉस्ट का इक्वेशन क्या होगा, R इंटू के प्लस डब्ल्यू इंटू एल इक्वल्स टू सी। तो वही मैंने किया है। चलो ठीक, तो आइसोकॉस्ट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी यूज्ड विद अ गिवन टोटल कॉस्ट। उसका स्लोप क्या करना है, स्लोप के लिए मैंने टोटल डेरिवेटिव किया। क्या किया मैंने, टोटल डेरिवेटिव किया। कैसे, टोटल डेरिवेटिव करने से मेरा डीके बाई डीएल से मुझे -1/2 आता है। तो मेरा स्लोप क्या है, माइनस हाफ। और हम लोगों को क्या पता है स्लोप क्या है, W/R है ना, स्लोप तो पता है माइनस W/R होता है। तो W कितना है, W इज 50, R इज माई 100, तो 1/2। और माइनस मतलब नेगेटिवली स्लोपिंग, माइनस मतलब नेगेटिवली स्लोपिंग। ठीक है, चलिए फिर बोला है J, द इक्वेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन इज दिस। ये मेरा टोटल कॉस्ट कर्व। एक्सप्लेन व्हाई द फर्म विल नेवर शट डाउन द प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो शॉर्ट रन में कब हम लोग शट डाउन करते हैं, व्हेन द प्राइस आई एम गेटिंग इज लेस देन माय मिनिमम ऑफ ईवीसी, लेस देन माय मिनिमम। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन द प्राइस इज लेस देन मिनिमम ऑफ एवीसी आई शुड शट डाउन। ये मेरा कंडीशन है शट डाउन कंडीशन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
इस क्वेश्चन में मेरा मिनिमम ऑफ एवीसी क्या है, मिनिमम ऑफ एवीसी क्या है। गिवन ये मेरा टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है भैया, ये है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल के साथ ये चेंज होता है, इससे वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 2q स्क्वायर बाय q, जो कि मेरा 2q, दिस इज माय शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज क्या है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी है, ठीक है। अच्छा, द शटडाउन कंडीशन इज द प्राइस बिलो मिनिमम ऑफ एवीसी, मतलब ये है मेरा कंडीशन, ये तो पता ही है, ठीक। अच्छा, सिंस द क्वांटिटी इज पॉजिटिव, देखो अब सोचो भैया इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम वाला पॉइंट। अगर मैं ये जो है, ये कैसा है क्वेश्चन, ये कैसा इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन। चलो, इसमें मिनिमम कौन सा पॉइंट होगा, कब होगा मिनिमम, जब क्वांटिटी होगा आपका 0। जब मेरा क्वांटिटी ही 0 है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, ये क्या होगा 0। जब मेरा क्वांटिटी 1 है तब क्या होगा 2 होगा। क्या ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकता है, क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो उसी के चलते हम लोगों ने लिखा क्वांटिटी इज पॉजिटिव तो q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा एट 0। क्यों एट 0, क्योंकि ये एक आपका स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन है, इसलिए 0 पे ये मिनिमम होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा क्वांटिटी है। जब मेरा क्वांटिटी 0 है, मेरा एवीसी क्या है, मिनिमम है, एवीसी मेरा मिनिमम है, ठीक है, एवीसी इज 0। अच्छा, जब मेरा क्वांटिटी 0 है, एवीसी भी 0 है। अच्छा, मेरा कंडीशन क्या है, प्राइस इज लेस देन मिनिमम ऑफ एवीसी। मिनिमम ऑफ एवीसी कितना है, मिनिमम ऑफ एवीसी इज 0। क्या कभी भी मेरा प्राइस 0 से कम हो सकता है, मतलब नेगेटिव प्राइस हो सकता है, नहीं हो सकता। प्राइस हर समय पॉजिटिव होगा। फ्री में तो आपको तो कोई गुड मिलेगा नहीं, फ्री में क्या आपको कोई कमोडिटी मिलता है, नहीं, यू हैव टू पे लेट्स से 1 रुपीज ऑल्सो, एटलीस्ट 1 रुपीज ऑल्सो। और अगर ये फर्म को 1 रुपया भी मिलता है तो 1 रुपीज इज ऑल्सो ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एवीसी, जो कि है मेरा 0, विच इज 0। तो 0 से 1 भी बड़ा है, इसी के चलते द फर्म विल नेवर शट डाउन, द फर्म विल नेवर शट डाउन, क्योंकि द मिनिमम ऑफ एवीसी इज 0 एंड द प्राइस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए द फर्म विल नेवर शट डाउन। और अगर 0 भी मिलता है, उसको अगर 0 भी मिलता है तो क्या होगा, यहाँ पे है मतलब नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट होगा, तो उसके चलते क्या होगा, वो फिर भी फर्म अपना प्रोडक्शन करता ही जाएगा बट शट डाउन नहीं करेगा, प्रोडक्शन करता है। अगर 0 भी पैसा उसको मिलता है, ही विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बट ही वोंट शट डाउन। तो ये है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर बोला है ग्राफ द टोटल रेवेन्यू कर्व फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म, प्राइस बीइंग 5। अच्छा, प्राइस 5 है, मतलब क्या है प्राइस, अब प्राइस 5 है, प्राइस ना ही इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव, मतलब कैसा प्राइस है, कांस्टेंट है। तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू कर्व होगा वो कैसा दिखेगा, वो आपका दिखेगा स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन, क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा प्राइस तो कांस्टेंट है, बस वही है। ये देखिए ऐसा है, 1 पे आपका 5 होगा, 2 पे आपका 10 होगा, तो ऐसे आपका चलता जाएगा टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे एक लिखा है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू, तो विच इज 5Q। तो as Q increases total revenue also increases and it is a straight line, ये लिख लेना, straight line to the origin, ठीक है। चल नेक्स्ट बोला है कि what does the rectangle under the average fixed cost represent at any level of output। अच्छा, रेक्टेंगल एट एवरेज फिक्स, मतलब रेक्टेंगल क्या है, देखते हैं फटाफट देख। ये रहा, इसको मैं तेज कर देता हूँ। देख, एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अब बोला है रेक्टेंगल मतलब दिस। अच्छा, ये क्या है मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और ये क्या है मेरा क्वांटिटी,
है ना। तो व्हाट इज दिस हाइट, ये हाइट क्या है, ये हाइट क्या है, ये तो हाइट आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये क्या है आपका क्वांटिटी। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, यही तो मेरा एरिया हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो मेरा क्वांटिटी। तो एएफसी इनटू क्यू क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, बस वही लिखा है मैंने। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, अ कर्व whose एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो ये जो कर्व है ना, जहां पे भी मैं ये एरिया क्यों ना बनाऊं, ये हर से मुझे सेम एरिया देगा, क्या सेम एरिया देगा। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ एबीसी इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो कि इजी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये अब मेरा क्या है, तो एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर क्वेश्चन में क्या है, डज द एरिया इंक्रीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, नो, द एरिया डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्यों, क्योंकि द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, द एरिया जो है वो तो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्वांटिटी के साथ चेंज होता है, नहीं होता है। तो द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द, या फिर डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, पहला ये लिखा। सेकंड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट द एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये दो रीजंस एंड द डायग्राम विल फेच यू 2 मार्क्स, ठीक है। आपको लग सकता है भैया 2 मार्क के लिए डायग्राम भी बनाना है, इतना लिखना है, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, दैट टू सीयू के अंडर। तो अगर आपने ठीक से इन विद कॉन्सेप्ट्स नहीं समझा ना आंसर्स, तो आपको नहीं मिलेगा मार्क्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कम्स योर एम, क्वेश्चन नंबर एम, व्हाट डू यू मीन बाय संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है, ऐसा कॉस्ट जो कि मैं रिकवर नहीं कर सकता, जो कि मैं रिकवर नहीं कर सकता, उसको मैंने बोलता है संक कॉस्ट। तो क्या है, अ संक कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड, हो चुका है, एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, देयरफॉर इट शुड नॉट अफेक्ट द फ्यूचर एंड करंट इकोनॉमिक डिसीजंस। ऐसा एक कॉस्ट जो कि मेरा हो चुका है और उसको मैं रिकवर नहीं कर सकता। जैसे अ फर्म स्पेंड्स 5 लाख ऑन मार्केट रिसर्च फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बारे में जानने के मार्केट में कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, एवरीथिंग है। अगर वो फर्म, इफ द फर्म डिसाइड्स नॉट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाना नहीं चाहिए या फिर सोच रहा है कि नहीं बनाना है, तो जो 5 लाख रुपये उसने खर्चा किया है ना, वो ये रिकवर नहीं कर सकता, वो रिकवर नहीं कर सकता। तो दिस 5 लाख इज माई संक कॉस्ट। क्या कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में दिया ये, इफ द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज गिवन बाय u इक्वल्स टू w स्क्वायर where w denotes wealth, comment on the attitude towards the risk। अच्छा, ये आता है आपका, ये आता है आपका एक मेजर से जिसको बोलते हैं एरोप्रैट्स मेजर। क्या बोलते हैं इसको, एरोप्रैट्स मेजर ऑफ रिस्क। क्या है, ए डब्ल्यू, ए मतलब जो एरोप्रैट्स मेजर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस यू डब्ल्यू बाई 2 डैश। इसका क्या मतलब है, यूटिलिटी का सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय यूटिलिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव, जब हम करेंगे इसको मिलता है मेरा एरोप्रैट्स मेजर। अगर ये मेजर आपका, अगर ये मेजर मेरा पॉजिटिव है, उसको लोग क्या बोलेंगे, रिस्क अवर्स। क्या बोलेंगे इसको, रिस्क अवर्स। अगर ये आपका इक्वल टू 0 दैट इज रिस्क न्यूट्रल, और अगर आपका ये मेजर नेगेटिव है तो लोग बोलेंगे रिस्क लवर, ठीक है। ये हो गया मेरा एरोप्रैट्स मेजर। क्या बोलते हैं उसको, एरोप्रैट्स मेजर। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया आपका डब्ल्यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2w और सेकंड डेरिवेटिव 2, ठीक है। तो जब मैं उसको एरोप्रैट्स मेजर में डालता हूँ, आई गेट माइनस 2w बाई 2, सॉरी माइनस 2 बाई 2w, 2 कट गया और w बचा, तो क्या हो गया माइनस 1 बाई डब्ल्यू, माइनस 1 बाई डब्ल्यू, जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसलिए जो पर्सन जो है मेरा रिस्क लवर है। क्या है, पर्सन रिस्क लवर है, ठीक है। अच्छा, बाई चांस अगर आपको ये वाला मेजर याद ना रहे, आपको इतना याद रखना चाहिए, इतना आपको याद रहना चाहिए कि रिस्क लवर जो है, रिस्क लवर जो है उसका होगा कॉन्वेक्स। क्या होगा, कन्वेक्स यूटिलिटी कर्व, ठीक है। रिस्क अवर्स जो है उसका होना चाहिए आपका कनकेव, और जो रिस्क न्यूट्रल उसका लीनियर होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अगर ये भी आपको याद रहेगा ना,
तो बाय डेरिवेटिव्स आपको तो पता ही है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मेरा पॉजिटिव है, अगर मेरा सेकंड ऑर्डर पॉजिटिव है तो कैसा कर्व है, मेरा कन्वेक्स कर्व है। और अगर मेरा सेकंड ऑर्डर नेगेटिव है तो कैसा कर्व, कन्वेक्स कनकेव है। तो उसके चलते भी आप निकाल सकते हो कि मेरा जो जो पर्सन है वो रिस्क लवर है कि रिस्क न्यूट्रल है। बट एग्जाम में आपको ये वाला ही से करना पड़ेगा। बट बाई चांस अगर आप भूल गए तो आपको ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि रिस्क अवर्स जो है उसका कनकेव है और रिस्क लवर जो है उसका कन्वेक्स यूटिलिटी कर्व है। ये आपको इतना तो याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन इज a lottery has three possible outcomes. 100 will be received with the probability atho, 50 will be received with the probability this, and 10 will be received with the probability this. What is the expected value of lottery? Expected value of lottery मांगा है हमसे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक सेकंड। देखो, सबसे पहले तो मैंने एक लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, एक टेबल दैट शोज मी व्हाट आर द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव आउटकम्स। तो आउटकम है आपका 100, 50 और 10, उसके साथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख दिया। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉटरीज, एक्सपेक्टेशन ऑफ एल विच इज समेशन PI इंटू XI, मतलब प्रोबेबिलिटी विद देयर रेस्पेक्टिव आउटकम्स को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट व्हाट, आई गेट मेरा एक्सपेक्टेड लॉटरी। तो वही क्या है, 100 इंटू 0.1, 50 इंटू 0.2, 10 इंटू 0.7, जो कि आता है मेरा 27। तो दिस 27 रुपीज इज व्हाट, इज माय एक्सपेक्टेड लॉटरी। 27 रुपीज इज माय एक्सपेक्टेड लॉटरी। सो दिस कंप्लीट्स योर शॉर्ट 2 मार्क का क्वेश्चन। सारा जितना भी 2 मार्क का क्वेश्चन का आपका DCC 3 में वो हम लोग ने आप कंप्लीट कर चुके। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोग का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, या फिर हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके वहां पे आपको जो डाउट है बेझिझक डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आपको जितना जल्दी हो पाए वो डाउट आपको सॉल्व कर देंगे, बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी नियर। मंडे को आपका एग्जाम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे आपका एग्जाम है, 23 से आपका स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी आपको डाउट अराइज होता है तो जितना जल्दी हो पाए आप लोग डाउट को सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का ग्रुप बी। अब देखो ग्रुप बी में ना मैंने पूरा नहीं लिखा है, बिकॉज ये वाला जो है इसमें सब रिटन पार्ट है, ये सब थ्योरी पार्ट है, इसमें तो समझाने का पार्ट नहीं है। बट ये मैं आपको दिखा दूं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको लिखना कैसे, दिस इज कंप्लीटली थ्योरी। सबसे फर्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी एंड कंपल्सरी डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए। ऑर्डिनरी को हम लोग एक और चीज से बोलते हैं, दैट इज मार्शलियन डिमांड कर्व। ये एक पॉइंट लिखना है आपको कि सबसे पहले तो आपको लिखना है डेफिनेशन का, डेफिनेशन लिखना है। फिर आपको लिखना है कंपनसेटेड। कंपनसेटेड में हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइप का होता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व। एक होता है आपका हिक्सियन डिमांड कर्व एंड स्लट्सकी डिमांड कर्व। ये आपको सबसे पहले तो लिखना है, ये 2 पॉइंट, इनका डेफिनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, कंपनसेटेड डिमांड कर्व में आपको लिखना है, कंपनसेटेड डिमांड कर्व में लिखना है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ डिमांड कर्व वेयर द कंज्यूमर्स हैव बीन कंपनसेटेड फॉर देयर इनकम इफेक्ट, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग उधर पे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाते हैं। तो उसके बाद लिखना है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में हम लोग क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एज वेल एज इनकम इफेक्ट भी लेते हैं। बट कंपनसेटेड में डिमांड में वी टेक ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये लिख लिए सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखना है कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व is flatter than compensated, ये हम लोग ने लिख लिया, ऑर्डिनरी इज फ्लैटर देन कंपनसेटेड।
फिर इसके बाद क्या करना है ये तो सब लोगों ने लिख लिया कि अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास दो इफेक्ट आ रहा है इसलिए ये फ्लैटर है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आ रहा है इसलिए ये स्टीपर है। ठीक है, देन हम लोग को क्या करना है, देन हमको डायग्राम बनाना है। क्या करना है, डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है डायग्राम, देखो कि हम लोग को पता है ना कि अगर मैं यहाँ से हिक्शियन ले लूँ या फिर स्लट्सकी ले लूँ, स्लट्सकी में क्या होता है, स्लट्सकी में आपका होता है कि अगर ये था फिर आपका हो गया प्राइस चेंज, यहाँ पे था, यहाँ हो गया स्लट्सकी में आपको इनकम को उतना ही चेंज करना पड़ेगा, इनकम को उतना चेंज ताकि वो सेम आपका सी से जाके आईसी पे टच करे। तो यहाँ था फिर यहाँ हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका इनकम इफेक्ट, ये हो गया मेरा स्लट्सकी। ये हो गया आपका प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी। पहले मेरा प्राइस पे ये था P1 पे, नाउ P2 पे एक जन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे एक जन है और एक जन है आपका यहाँ। तो ये जो है दिस इज माय कंपनसेटेड डिमांड कर्व फॉर स्लट्सकीज इक्वेशन, और ये वाला जो है, अच्छा दूसरा कलर से बनाते हैं, और ये जो ब्लू वाला है फ्लैटर वाला दैट इज माय ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे भी एक और चीज आता है कि स्लट्सकी और हिक्शियन में कौन सबसे ज्यादा है, हिक्शियन मेरा सबसे ज्यादा स्टीपर होता है। तो सबसे पहले तो अगर यहां से आप ये बना लिए मार्क्स मिल जाएगा, देन यू कैन राइट कि हिक्शियन इज स्टीपर than Slutsky than ordinary। ठीक है, तो दिस विल गिव यू फेच यू 5 मार्क्स। ठीक है, कि डायग्राम हो गया, स्टीपर ये हो गया, क्या इसका डेफिनेशन है ये लिख लिए, क्या टाइप का है ये सब लिख के, दैट विल गिव यू एटलीस्ट 5 मार्क्स। ठीक, अच्छा नेक्स्ट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज नॉट कंसिस्टेंट विद परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें क्या लिख सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या लगता है क्या लिखेंगे यहाँ, आप लिखेंगे कि यस। क्वेश्चन नंबर बी sorry, question number B, yes, IRS is inconsistent with perfect competition। क्यों, सबसे पहले जो लिखेंगे इट वायलेट्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या प्रॉपर्टी, नंबर 1 नॉर्मल प्रॉफिट और 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट, एंड नंबर 2 नो मार्केट पावर। ठीक है, देखो ये इनकंसिस्टेंट है, IRS इज इनकंसिस्टेंट विद परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज हम लोग के पास ये है, ये दोनों आपका प्रॉपर्टी है। तो अगर ये कंसिस्टेंट हुआ विद परफेक्ट कंपटीशन तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है इट विल बी वायलेटेड, इट विल बी वायलेटेड। क्यों, सबसे पहले बताते, देखो अगर IRS है, अगर IRS है उसका मतलब क्या है, द प्राइस इज ग्रेटर देन क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। देखते हैं, अच्छा इसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा शॉर्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो जो डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है तो मेरा IRS है। तो अगर मेरा प्राइस इज यहाँ पे मेरा प्राइस है, तो क्या आपको क्या लगता है प्रॉफिट है कि नहीं है, प्रॉफिट तो है भैया। क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है, प्राइस जो मिल रहा है दैट इज ग्रेटर देन माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एवरेज। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉफिट मिलेगा। चलो अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट मिलने से मतलब प्रॉफिट होगा तो मतलब
ये जो है प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मेरा IRS चलेगा तो मुझे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा सबसे पहला कंडीशन। अच्छा, और अगर IRS के साथ कंसिस्टेंट हुआ, अगर IRS के साथ कंसिस्टेंट हुआ तो ये लोग देख सकता है कि बाय इंक्रीजिंग माय लेबर एंड कैपिटल या फिर बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फर्म आई कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, या फिर आई कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग माय आउटपुट। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेगा, लेबर और कैपिटल को बढ़ाएगा, दैट इज प्लांट साइज इंक्रीजेस। अब जब ये लोग प्लांट साइज को इंक्रीज करता है, जब ये लोग प्लांट साइज, तो क्या होता है, स्मॉल बिजनेस जो है ना वो लोग हट जाते हैं, गेट्स रिमूव्ड। जब स्मॉल स्मॉल हट जाते हैं तो ये जो एक जो फॉर्म रह रहा है ना, ये बन जाता है नेचुरल मोनोपोली। क्या बनता है, नेचुरल मोनोपोली। एंड दे गेट व्हाट, एंड दे गेट मार्केट पावर, दे गेट मार्केट पावर। तो दिस इज वाई मेरा IRS इज इनकंसिस्टेंट विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसका जो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों होगा, इसका राइटअप आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका राइटअप भी मैं आपको दे दूंगा कि ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए मैं इसका राइटअप आपको दे दूंगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, क्या दिया है, अ रिस्क अवर्स पर्सन इज ऑफर्ड अ चॉइस बिटवीन गैम्बल जो 1000 रुपीज विद प्रोबेबिलिटी 25 एंड 100 रुपीज विद 75 एंड पेमेंट ऑफ 325, विच वन वुड ही चूज। अच्छा, रिस्क अवर्स क्या है, ये रिस्क अवर्स है, ही विल ऑलवेज चूज द पेमेंट दैट हैज बीन गारंटीड। क्यों, देखो यहाँ पे कौन सा चूज करेगा, देख क्यों चूज करेगा। क्वेश्चन में था आपका क्वेश्चन नंबर C, 1000 with 0.25 and 100 with 0.75। तो एक्सपेक्टेड पे आउट ऑफ द लॉटरी क्या है, एक्सपेक्टेड पे आउट इज 1000 into 0.25 plus 100 into 0.75, it comes out to be 325। अब देखो इसका ये मतलब कि भैया यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड लॉटरी है और उसको जो गारंटीड पेमेंट है, गारंटीड पेमेंट ऑफ 325 है, भैया दोनों तो सेम है, बट सिंस ही इज रिस्क अवर्स, उसको रिस्क लेने का कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, सो ही विल ऑलवेज चूज दिस बिकॉज यूटिलिटी फ्रॉम दिस वेल्थ, यूटिलिटी ऑफ द वेल्थ इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड लॉटरी। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये जो बंदा है, क्योंकि रिस्क अवर्स, उसको तो रिस्क लेने का कोई मन ही नहीं करेगा, सो ही विल ऑलवेज चूज अ सर्टेन पेमेंट देन द पेमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड लॉट। तो रिस्क अवर्स, ही विल ऑलवेज चूज दिस गारंटीड पेमेंट, दिस गारंटीड पेमेंट ही विल ऑलवेज चूज। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, आंसर में ये लिखना, सिंस ही इज अ रिस्क अवर पर्सन ही विल ऑलवेज चूज अ गारंटीड पेमेंट, दैट्स व्हाई with a payment of 325 he would choose, as the since the expected payout is also 325 he will always choose the guaranteed payment of 325। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट फेवर्स फूड सब्सिडी प्रोग्राम ओवर कैश ग्राफ्स, इज इट ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। यस, यस इट इज ट्रू, yes because cash transfers increases the income slash disposable income of the households। ठीक है, हाउस होल्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, दे मे यूज दिस फॉर अदर थिंग्स, जैसे कि फूड को नहीं लेके वो लोग कुछ और पे, जैसे कपड़ा ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, सो दे आर नॉट यूजिंग द मनी फॉर द एक्चुअली गिवन फॉर। ठीक है, उसके लिए तो अगर फूड ट्रांसफर होता है, फूड स्टैम्प्स दिया जाता है या फिर फूड ट्रांसफर होता है, this induces them to use it only for food। ठीक है,
अच्छा, इसका डायग्राम कैसे, इसका बजट लाइन कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं फटाफट। ये है मेरा फूड स्टैम्प्स का बजट लाइन। ये है मेरा किसका बजट लाइन, दिस इज अ बजट लाइन ऑफ, इसका बजट लाइन ऑफ व्हेन आई एम गिविंग फूड स्टैम्प्स। क्यों, देखो यहाँ पे इसका जो आपका एक्सेस बनेगा, ये आपका अदर गुड्स एंड दिस इज योर फूड। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज माय फूड स्टैम्प। क्यों ऐसा है, देखो अगर मेरे पास लेट्स से फूड स्टैम्प है, तो ये जो फूड स्टैम्प है आई कैन यूज इट ओनली फॉर बाइंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसा था मेरे पास, तो ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ फूड स्टैम्प के लिए, ये जो है इतना क्वांटिटी आई कैन ओनली बाई फॉर फूड, ओनली बाई फॉर फूड। ये क्वांटिटी छोड़ के यहाँ पे क्या है, दिस आई कैन, मतलब इतना क्वांटिटी मैंने फूड लिया है, इतना क्वांटिटी मैंने क्या लिया है, इतना क्वांटिटी फूड लिया है। और ये जो क्वांटिटी है ये वाला, मतलब दिस क्वांटिटी इज माय अदर गुड, दिस क्वांटिटी इज माय अदर गुड। और जब मैं धीरे धीरे दोनों को मैं चेंज करता जाता हूं, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ, मतलब दिस पार्ट आई गेट फुल फूड। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं जीरो पैसा खर्चा करूं ऑन फूड एंड आई यूज ओनली स्टैम्प्स, ओनली फूड स्टैम्प्स फॉर my food, so I can buy this much of food always and full, इतना मुझे क्या मिलेगा, इतना मुझे अदर गुड्स मिलेगा। अगर मेरे पास फूड स्टैम्प्स नहीं होता, अगर मेरे पास फूड स्टैम्प्स नहीं होता, तो मेरा बजट लाइन कुछ ऐसा दिखता, मतलब अगर मैं पूरा पैसा अदर गुड्स पे खत्म करता, अदर गुड्स में दे देता, तब क्या होता, आई वुड हैव गॉट जीरो फूड। बट यहाँ पे देखो आपको जीरो फूड नहीं मिला, आप पूरा पैसा अदर गुड्स पे खर्चा करो, बट ड्यू टू स्टैम्प्स यू आर गेटिंग दिस मच ऑलवेज। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू गेट फूड ट्रांसफर्स रादर देन कैश ट्रांसफर, ठीक है। चलिए जस्ट फिर मेरा क्वेश्चन नंबर ई, हाउ इज इकोनॉमिक करंट रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो इकोनॉमिक करंट का क्या मतलब है, मैंने बोला था कि ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब एक्चुअल पेमेंट्स माइनस माई ट्रांसफर पेमेंट्स। अब देखो अगर इन इलास्टिक सप्लाई है लैंड के लिए जो इन इलास्टिक सप्लाई, तो उसमें क्या होता है, जितना भी पैसा आपको मिल रहा है दैट इज कंप्लीटली गिवन टू माई, किसमें, दैट इज कंप्लीटली गिवन टू द योर रेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, दिस इज फुल, पूरा आपका ये रिकार्डियन थ्योरी है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ लैंड रेंट। तो ये आपको पूरा लिखना है, रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ लैंड रेंट। अगर आपने पूरा लिख दिया यू विल गेट 5, ठीक है। एफ क्या बोला है, एफ बोला है प्राइस कंट्रोल हैज एफिशिएंसी कॉस्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट यूजिंग प्राइस सीलिंग। चलो क्वेश्चन नंबर एफ, ये क्या है, डिमांड और सप्लाई है, सप्लाई डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो ड्यू टू प्राइस सीलिंग मतलब एक मैक्सिमम प्राइस, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, दिस इज माई पी मैक्स। तो देखो प्राइस सीलिंग के चलते क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, क्वांटिटी सप्लाइड है आपका क्यूएस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कितना है क्यूडी, क्यूएस और क्यूडी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ड्यू टू प्राइस सीलिंग देयर इज शॉर्टेज, मार्केट में क्या हो गया, शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टेज क्यों है, ठीक है, यहाँ पे तो शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम में हर समय क्वांटिटी सप्लाई शुड ऑलवेज बी क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे ड्यू टू प्राइस मैक्स लोगों को कितना सप्लाई क्यूएस, तो इतना ही लोगों को मिलेगा, इतना ही क्या लोगों को मिलेगा,
तो बाकी लोगों को तो खरीदने नहीं मिलेगा ना, तो दिस विल बी माई क्या, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी मुझे मिलेगा कितना, तो इतना लोगों को ये क्वांटिटी मिलेगा। तो ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल, दिस रेक्टेंगल, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल इज माई डेड वेट लॉस, ये है आपका डेड वेट लॉस। क्यों? क्योंकि ये सॉरी, ये जो है मेरा, दिस इज माई डेड वेट लॉस। ठीक है, क्या है आपका, ये आपका डेड वेट लॉस है कि देख रहे हो, क्योंकि प्राइस मैक्स है, प्राइस मैक्स दे दिया है, तो पहले जहां पे इस पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाइड वाज क्वांटिटी डिमांडेड, अब ड्यू टू प्राइस मैक्स क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गया, तो उसके चलते सब लोगों को तो जितना डिमांड कर उतना लोग को मिल नहीं रहा है, तो इसके चलते ये जो आपका रेक्टेंगल हो गया, दैट इज माय डेड वेट लॉस। मतलब ड्यू टू प्राइस सीलिंग, ड्यू टू प्राइस सीलिंग देयर इज इनएफिशिएंसी इन द मार्केट। अगर एफिशिएंट होता तो इस पॉइंट में होता, बट ड्यू टू प्राइस सीलिंग इनएफिशिएंसी ऑकर्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेड वेट लॉस, इन द फॉर्म ऑफ डेड वेट लॉस। और ये डेड वेट लॉस क्या है, ये है आपका डेड वेट लॉस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आपको ये लिखना है कि कैसे करेंगे भैया, तो समझा देते हैं फटाफट, कैसे कर लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से डायग्राम में बना। ये आपका डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, दिस इज योर ई मैक्स, दिस इज माई quantity supplied, and this is your quantity demanded. ठीक है, it was my equilibrium quantity, और ये है आपका equilibrium price, and this is E max। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मुझे क्वांटिटी सप्लाइड को क्वांटिटी डिमांडेड करना पड़ रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है, हम लोगों को क्या पता है कि लोग ऑक्शन मार्केट में, कि अगर शॉर्टेज है तो लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बोली देने लगेंगे, है ना, हम लोग ने पढ़ा था ना प्राइस मैकेनिज्म कि कैसे मेरा इक्विलिब्रियम पे जाता है। अब देखो, क्योंकि शॉर्टेज है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करने की कोशिश करेगा, और सप्लायर भी उसी को देगा जो सबसे ज्यादा पे करता है। इसी के चलते सेलर्स आर नाउ पेइंग इतना E3, ये सेलर, ये बायर्स लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो ये कर देते हैं फटाफट, जो हो गया आपका A, दिस बिकम्स योर B, सॉरी ये हो गया आपका A B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E, एंड दिस बिकम्स योर F। ठीक है, अब चले कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का ये मिलता है। सबसे पहले लिखेंगे कंज्यूमर सरप्लस, फिर है मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस, फिर है मेरा टोटल सरप्लस। पहले नो सीलिंग, नो सीलिंग में आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या है, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट। दिस पार्ट इज माई प्रोड्यूसर सरप्लस, ये जो पार्ट है एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये क्या हो गया आपका E प्लस F, तो टोटल सरप्लस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो पूरा है जो है दोनों को ही मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स को भी पूरा मिल रहा है, कंज्यूमर्स को पूरा। अब लेते हैं सीलिंग के साथ। सीलिंग में क्या है, सीलिंग में देखिए एरिया अबव द आपका इक्विलिब्रियम प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व। तो ये क्या है, ये है आपका दिस पॉइंट। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये वाला है। तो ए बी डी, दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस, ये हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस।
ए प्लस बी प्लस डी, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एफ, सिर्फ और सिर्फ एफ है। तो टोटल सरप्लस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। तो जब मैं दोनों को चेंज करता हूं, दोनों को जब मैं माइनस करता हूं, तो टोटल सरप्लस जब माइनस करता हूं, आई गेट क्या, आई गेट मेरा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका ई प्लस सी, ई और सी, दिस ई एंड सी इज माई डेड वेट लॉस ड्यू टू प्राइस सीलिंग। तो ठीक है, आपको इसको ऐसे लिख के समझाना पड़ेगा आपका 5 मार्क्स के लिए, तो ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर कौन सा, कॉन्ट्रास्ट रिस्क अवर्शन विद रिस्क लवर इन द बिहेवियर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे आपको लिखना है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी। जी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। रिस्क लवर के लिए, रिस्क लवर का जो होगा आपका कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि मेरा कन्वेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। जैसे कि डब्ल्यू स्क्वायर, उसके बाद हो गया आपको डब्ल्यू क्यूब, ये सब क्या है, ये सब मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अच्छा, और रिस्क अवर्स में आप एक लॉगरिथमिक फंक्शन लीजिए, लॉग फंक्शन ले लीजिए, जो कि कुछ लॉग, अगर मैं डब्ल्यू भी लेता हूँ, सो ये भी एक आपका कनकेव फंक्शन बनेगा। ऐसा बनेगा कनकेव फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा कि कैसा दो फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर रिस्क लवर में ऐसा बनता है और रिस्क अवर्स में ऐसा बनता है कॉनकेव फंक्शन। ये दोनों पॉइंट लेकर डायग्राम बना दिया, इसके चलते आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, एक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम वेल्थ है, वो इज लेस देन, वो लेस होता है। देखो नीचे है, ये नीचे है इससे, गैम्बल से, इसलिए वो गैम्बलिंग करेगा। और यहाँ पे क्या है, जो गैम्बल है, गैम्बल के लिए जो पे ऑफ है वो नीचे है, देन इज सर्टेन वेल्थ, तो इसलिए वो सर्टेन वेल्थ ही चूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, गैम्बल इज ग्रेटर देन सर्टेन वेल्थ, और यहाँ पे इज गैम्बल इज लेस देन सर्टेन वेल्थ। ठीक, द लास्ट पार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग द स्लोप ऑफ द सप्लाई। ठीक है, इसमें आपको पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला चीज, क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, मेरा जो लेबर सप्लाई है कुछ ऐसा दिखता है, लेबर सप्लाई, ये है आपका वेज, योर क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, और यहाँ पे इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब ही फील्स रिचर, ही फील्स रिचर। अच्छा, ही फील्स रिचर की वजह से क्या होता है, ही वांट्स टू वर्क लेस एंड लेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ही फील्स दैट ही शुड वर्क मोर एंड मोर सच दैट जो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है। यहाँ पे ओसी इंक्रीजेस, सो वर्क्स होगा आपका टाइम, और यहाँ पे OC is so high he feels to take rest। ठीक है, आपको ये पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा विद डायग्राम, डायग्राम में कहाँ क्या कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। सो दिस कंप्लीट योर ग्रुप बी। ग्रुप बी मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए नाउ वी विल गो ऑन टू द ग्रुप सी, जो कि हम लोग का लास्ट ग्रुप होने वाला है। अच्छा, आपको एक बार एक फिर से समझा दो, कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ये वाला पार्ट क्यों नहीं, ये वाला पार्ट, व्हाई नॉट दिस पार्ट। फिर से समझो, देखो इतना ही क्वांटिटी मुझे मिल रहा है, इतना ही क्वांटिटी, तो कंज्यूमर सरप्लस तो यही ना होने वाला है। दिस इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस ये इस प्राइस के ऊपर नहीं बढ़ेगा, इस प्राइस के ऊपर नहीं बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ सकते। तो गवर्नमेंट सेट कर चुका है कि इस प्राइस के ऊपर आप बढ़ा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप खुद बताओ ना कि जो फर्म्स है वो लोग तो इतना ही खरीद पाएगा ना, मतलब सॉरी जो कंज्यूमर्स है वो लोग तो इतना ही खरीद पाएगा इसमें जाके।
दे आर विलिंग टू पे P3, दे आर विलिंग टू पे मतलब इतना क्वांटिटी के लिए दे आर विलिंग टू पे P3, बट एक्चुअली दे आर पेइंग दिस मच, एक्चुअली दे आर पेइंग दिस मच। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज माय कंज्यूमर सरप्लस। अब ये वाला एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला एरिया इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं तो क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकता ना, मैं तो क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकता, क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसीलिए ये वाला एरिया मेरा क्या है, ये वाला एरिया आपका डेड वेट लॉस है। और ये वाला एरिया क्यों है, क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि आई एम विलिंग टू पे दिस मच, लेट्स से आई एम विलिंग टू पे दिस मच बट आई एम एक्चुअली पेइंग दिस, सो दिस माय कंज्यूमर सरप्लस। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे, सो मतलब इस क्वांटिटी के लिए आई एम विलिंग टू पे P3 बट आई एम पेइंग P मैक्स, सो दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ऐसा भैया ऐसा क्यों दिखता है, फिर से मैं तो क्यों होता है, क्योंकि इसके बियॉन्ड मैं क्वांटिटी को सप्लाई चेंज नहीं कर सकता, फर्स्ट पॉइंट। इसमें आप पे कितना कर रहे हो, P मैक्स, बट यू विलिंग टू पे P3, सो व्हाट इज द डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका दिस डिकम्पोज टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट फॉर अ गिवन गुड। गिवन गुड क्या होता है, गिवन गुड इज अ टाइप ऑफ गुड वेयर द प्राइस इंक्रीजेस सो इट्स डिमांड इंक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस सो इट्स डिमांड डिक्रीजेस। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, देखते हैं। और इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन माय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये रहा, देखिए क्या है, पहले मैं यहां पे था, इस पॉइंट मैं कंज्यूम कर रहा था, पॉइंट ए पे मैं कंजम्पशन कर रहा था। ठीक है, पॉइंट ए पे कंजम्पशन कर रहा था, फिर मैंने पॉइंट सी पे चला गया व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज होने से मेरा कर्व भी पिवट हुआ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्राइस पिवट हुआ। अब मैं कर रहा हूँ स्लट्सकी हिक्शियन वाला। हिक्शियन में मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा और आफ्टर द चेंज बजट लाइन था उसमें मैंने इनकम को हटा दिया, इनकम को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, उसको टच करा रहा हूँ सेम आईसी पे, ये आ गया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जो हो गया दैट इज माय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और पॉइंट आपका बी से पॉइंट सी आपका हो गया इनकम इफेक्ट। यहाँ पे इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन था आपका कि डिटरमाइन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट फॉर कमोडिटी कंज्यूम फिक्स प्रोपोर्शन। अगर फिक्स प्रोपोर्शन है मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कोई भी आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनकम इफेक्ट होता है। मतलब क्या, मतलब कि इनकम बढ़ेगा तभी मैं दूसरा आईसी पे जा पाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन के चलते मैं दूसरा आईसी पे नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें आपका एग्जांपल ले सकते हो, आपको एग्जांपल दिया हुआ है बाईसाइकिल फ्रेम एंड व्हील्स, ये आपका हो गया कैसा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एमपीएल इज 3, एमपीके इज 4, वेज इज 3 और आपका रेंट इज 480। विल द प्रोड्यूसर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन एमपीएल यूजुअल मीडियम। सबसे पहले तो क्या करना है, हम लोग को लिखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ आइसोकॉन शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोकॉस। हम लोग को ये लिखना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू, डायग्राम भी बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है। तो MRTS शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोकॉस, बट गिवन द क्वेश्चन MRTS क्या है, MPL by MPK which is not equals to W/R, मतलब 3/4 is not equals to this। तो मुझे क्या करना चाहिए, I need to hire more and more labor। When I hire more and more labor, the MPL decreases and MPK increases, leading to the equality of this। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, is it customary short-term average cost to be consistent with Cobb-Douglas production function exhibiting constant returns to scale? Yes, it should be, क्योंकि हम लोग को पता है। सबसे पहले आप लिखना, इसमें क्वेश्चन में लिख देता है भाई क्वेश्चन नंबर 4B, 4 का B। Yes, because the long run average cost is envelope of the short run average cost। फिर लिखना when Cobb-Douglas production
function is exhibiting CRS, that means to increase production, we have to increase factors of production proportionately. That is 5% increase in output would require 5% increase in labor and capital. ये लिख लिए. Therefore, it implies that the long run average cost would be constant horizontal curve. ठीक है, ये लिख लिया. अच्छा, अब लिखेंगे, ये तो मैंने लिख लिया, अब लिखते हैं शॉर्ट रन. इन शॉर्ट रन Q is equals to A K to the power alpha L to the power beta और K के ऊपर बार, such that it's a क्या, it is your short run वाला, where alpha plus beta is equals to 1 क्योंकि constant returns to scale है. अच्छा, we know क्या, total cost is equals to W into L प्लस R इंटू के बार. ठीक है, चलिए, तो ये क्या लिख सकते हैं, TC इज इक्वल्स टू W इंटू, अच्छा यहां से क्या मैं L एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी लिख सकता हूं कि जैसे जैसे मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे मुझे L भी बढ़ाना पड़ेगा. मैं तो लिख सकता हूं इस फंक्शन से, तो उससे मैं लिखता हूं L इज इक्वल्स टू Q बाई A K टू दी पावर अल्फा होल टू दी पावर 1 बाई बीटा. ठीक है, मैंने L को इस साइड लेके गया, Q को इस साइड, तो इसी सेम चीज को मैं लिखता हूं Q बाई A K टू द पावर अल्फा होल टू द पावर 1 बाई बीटा प्लस R इंटू के बार. के बार क्यों, क्योंकि K डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट बट L चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट. ठीक है, तो यहां से मुझे एवरेज कॉस्ट क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू W by Q into Q by A K to the power alpha whole to the power 1 by beta plus R into K bar by Q. ठीक है, तो what is this? This is my average variable cost and this is my average fixed cost. ठीक है, ये लिख लिया. अच्छा, यहां पे देखो क्या, यहां पे this decreases, this increases. मतलब जब मैं क्वांटिटी को बढ़ाता जाऊंगा ये इंक्रीज करता जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता जाएगा और आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये डिक्रीज करता ही जाएगा. ठीक है, आप लोगों को लग सकता है कि भैया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग का यू शेप्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे ड्यू टू कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल है तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो हर समय डिमिनिश करता जाएगा. मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीज करता जाएगा. क्यों डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि मेरा कैपिटल जो है फिक्स्ड है. तो जब मैं क्वांटिटी के चलते लेबर को बढ़ाता जाऊंगा विद द कैपिटल बीइंग फिक्स्ड मुझे डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता ही जाएगा. और जब मुझे डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा तो उससे क्या होगा, उससे मेरा एवरेज कॉस्ट बढ़ता जाएगा. तो हम लोग को पता है, इसलिए आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इट विल नॉट बी यूजुअल यू शेप बट इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. अब देखो मेरा जो
शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है, ये होगा आपका यू शेप, ये जो है दिस विल बी यू शेप। क्यों ये यू शेप होगा? क्योंकि ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है। जब फर्स्ट स्टेप में मतलब पहले का क्वांटिटी में इनिशियल स्टेज में डिक्रीज इन AFC dominates increase in AVC, ठीक है। और लेटर स्टेज में क्या हो रहा है? लेटर स्टेज में इंक्रीज इन AVC dominates decrease in AFC. Due to these two reasons, my SR is short run average cost is U shape, so it is consistent. So ये वाला क्वेश्चन तो क्या हो गया? अब मेरा जो कस्टमरी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, इट इज कंसिस्टेंट विद कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन शोइंग मेरा क्या? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, यहाँ पे देखो फिर से बता रहे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। एवरेज कॉस्ट का मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों, क्योंकि पहले सिर्फ एक जन इंक्रीज करता जाता है, फिर एक जन डिक्रीज करता जाता है। क्यों ये इंक्रीज करता है? क्योंकि गिवन मेरा कैपिटल इज फिक्स्ड, जब मैं आउटपुट को बढ़ाता ही जाता हूं, कैसे? बाय इंक्रीजिंग द लेबर। सिंस आई एम इंक्रीजिंग द लेबर, वो मुझे डिमिनिशिंग रिटर्न्स देता है, मेरा एमपीएल डिक्रीज करता है, जिसके चलते मेरा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज करता जाता है, और ये हर समय डिक्रीज करता जाता है। तो हम लोग को पता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगल यहाँ पे बोला तो वो डिक्रीज करता जाता है। तो इनिशियल पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डोमिनेट करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, और लेटर स्टेज में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज आपको डोमिनेट करता है किसमें? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इज इट पॉसिबल फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय ऑपरेटिंग ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिन कॉस्ट कर्व? आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो। क्यों नो? बता देते हैं, रुक जाओ, ये अच्छे से मैंने लिख के रखा है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी पार्ट था। ये देखो, a perfectly competitive firm will not maximize profit by operating on the downward portion of the MC curve, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को क्या पता है कि MR इक्वल्स टू MC, जो MC इक्वल्स टू PO। अगर ऐसा कुछ है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग पॉइंट पे, तो इसका क्या मतलब है? बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट मुझे क्या? MR इज ग्रेटर देन MC, तो अगेन आई कैन इंक्रीज माई आउटपुट। बट अगर मैं पॉइंट बी में हूँ, यहाँ पे क्या है? MC इज ग्रेटर देन MR, तो मुझे ये डिक्रीज करना चाहिए। तो आप देखो, अगर थोड़ा सा भी कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, आई एम मूविंग अवे, मतलब यहाँ पे हूँ तो मुझे इस साइड जाना चाहिए, और मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे इस साइड जाना है। तो देखो मैंने डायग्राम पे भी दिया है, डायग्राम पे भी मैंने कर दिया, देखा ये वाला, ये देखो, व्हेन आई एम पॉइंट बी आई शुड गो लेफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड व्हेन आई एम इन पॉइंट सी आई शुड गो टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या है? नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट्स नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं अपवर्ड स्लोपिंग पे हूँ, तो मैं अगर पॉइंट ई पे भी आ गया, सो आई शुड मूव टुवर्ड्स द राइट, दैट इज पॉइंट ई, एंड इफ आई एम इन पॉइंट एफ, आई शुड मूव टुवर्ड्स पॉइंट ई स्टार। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए वी शुड नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइज ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द एमसी कर्व। ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। सेम चीज है। चलो, देन आपसे पूछा गया है कि कंसिडर प्रोडक्शन फंक्शन दिस वेयर दिस इज दिस। अच्छा, व्हाट डज द आइसोकोन लुक लाइक ग्राफिकली? अच्छा, कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है ये तो मेरा एक कैसा प्रोडक्शन फंक्शन, आप बताओ। इट्स अ लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है? लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें मेरा जो आइसोकोन है वो कैसा होगा? लीनियर आइसोकोन होगा, ठीक है। वही लिखा है, कहाँ पे लिखे देख लेते हैं फटाफट। Given the production function is a linear production function, तो आइसोकोन will be negatively sloped linear curve, ठीक है। फिर बोला है which law does it violate? It violates law of diminishing marginal rate of technical substitution। क्या? टेक्निकल substitution मतलब जैसे जैसे मैं लेबर को इंक्रीज करता हूं, मैं धीरे करके कैपिटल को भी कम इंक्रीज करता जाऊंगा। या फिर ऐसे भी होता है कि जो लेबर है
वो जितना मुझे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दे रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है जब मैं कैपिटल को डिक्रीज करता जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, हाफ है, जो कांस्टेंट है, ये हाफ है। और फिर बोला है व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द आइसोकॉन, स्लोप ऑफ द आइसोकॉन विल बी -1/2, क्योंकि एमपीके बाई एमपीएल बाई एमपीके गिव्स मी माय स्लोप ऑफ द आइसोकॉन विच इज -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म प्रोड्यूसेस बाइसाइकल्स यूजिंग 2 वेरिएबल इनपुट्स, बाइसाइकिल फ्रेम्स एंड व्हील्स। तो ये क्या है, ये दिस इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे, 1 फ्रेम में आपको कितना व्हील्स लगेगा, 2 व्हील्स लगेगा, मतलब 1:2 का आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। What would be the shape of the isocon? The shape of the isocon will be L-shaped isocon, ठीक है। What is the degree of substitutability between the two goods? देखो, there should be no degree of substitutability, ये हम लोग पहले भी किए थे शॉर्ट क्वेश्चंस में। Next comes draw the isocon for 100 and 200 units of output। तो मतलब 100 बाईसाइकिल और 200 बाईसाइकिल, कितना, 100 बाईसाइकिल और 200 बाईसाइकिल बनाना। तो अगर मुझे 100 बाईसाइकिल बनाना पड़ेगा तो कितना फ्रेम चाहिए, 100 फ्रेम चाहिए। कितना व्हील्स चाहिए, 200 व्हील्स चाहिए, मतलब 1:2 तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर 1 बाईसाइकिल यूनिट 2 व्हील्स, तो 100 यूनिट 200 व्हील्स। मैंने वही किया, देखो आ गया। देखो ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे क्यों, देखो 100 फ्रेम्स के लिए आई नीड 200 व्हील्स, ये हो गया। अब देखो अगर मैं फ्रेम्स बढ़ाता ही जाता हूँ, फ्रेम्स में बढ़ाता ही जाता हूँ, जितना चाहे मैं फ्रेम्स यूज कर लिया, क्या लगता है आपको, क्या मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। इट रिमेन्स ऑन द सेम आइसोकॉन, इट रिमेन्स ऑन द सेम। और मैं अगर व्हील्स को भी बढ़ाता जाता हूँ, व्हील्स को भी बढ़ाता जाता हूँ, डज माई आउटपुट इंक्रीजेस, नो इट डज नॉट। तो ये आपका एल शेप। फिर बोला है क्या, अगर मुझे 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट चाहिए, 200 मतलब 200 फ्रेम्स, 200 फ्रेम्स के चलते कितना व्हील्स चाहिए मुझे, 400 व्हील्स चाहिए, बस ये दोनों पॉइंट। सो दिस इज माई आइसोकॉन, ठीक है, एल शेप। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट कंडीशंस वुड द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बी पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, पॉजिटिवली स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन। तो क्या होगा, अंडर CRS, अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, माय लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट वुड बी स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन। क्यों होगा, क्योंकि जितना मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा उतना ही मुझे कॉस्ट देना पड़ेगा, मतलब द कॉस्ट एंड आउटपुट रिमेन्स इक्वी प्रोपोर्शनेट। अगर मैं 5 बढ़ाता हूं तो 5 का ही कॉस्ट बढ़ेगा, तो इसके लिए इट शुड बी CRS। ये देखो, ड्यू टू द CRS मेरा क्या होगा, मेरा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। फिर बोला है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ LSC एंड MC। LSC आपका क्या होगा, LSC वुड बी हॉरिजॉन्टल LSC, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा, वो LSC। क्यों, क्योंकि द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट इज माय मार्जिनल कॉस्ट। और देखो क्या मेरा स्लोप चेंज हो रहा है, नहीं, स्लोप जैसा है वैसा ही है, इसलिए ये भी आपका हॉरिजॉन्टल LMC होगा। नेक्स्ट बोला है वुड दिस बी कंसिस्टेंट विद यू शेप्ड SSC, यस इट वुड बी, क्योंकि LSC इज अ एनवेलप ऑफ SSC एंड SSC इज ऑलवेज यू शेप, ठीक है, पता ही है। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल proportions, due to law of variable proportions, SSC is U shape और SSC is the LSC is the envelope of SSC, इसके चलते ये मेरा consistent है with my U shape SSC, ठीक है। नेक्स्ट बोला है a firm has a fixed production cost of इतना and the constant marginal cost of इतना per unit। अच्छा, constant marginal cost क्या मतलब है, अगर मुझे इनपुट बढ़ाना पड़ेगा तो इतना कॉस्ट पर यूनिट देना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज माय क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द फर्म्स टोटल कॉस्ट फंक्शन, व्हाट इज इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये मेरा फिक्स्ड एंड दिस इज माय वेरिएबल, तो दिस इज माय टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, दिस इज माय एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट लिख देते हैं। तो मैंने Q से डिवाइड कर दिया, सो इसलिए 5000 बाई Q प्लस 500, इट इज माई एवरेज कॉस्ट। फिर बोला है क्या, सपोज द फर्म मस्ट पे एन एनुअल टैक्स विच इज फिक्स सम, देखिए क्या लिखा है, फिक्स सम है। तो अगर फिक्स सम है तो ये कहां पे जाके ऐड होगा, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट पे जाके ऐड होगा। कहां पे ऐड होगा, फिक्स्ड कॉस्ट पे, इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर इट प्रोड्यूसेस एनी आउटपुट और नॉट, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। हाउ डज द टैक्स अफेक्ट द फर्म्स टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। देखो क्या लिखा है मैंने, देखो
टीसी विल शिफ्ट अपवर्ड्स हॉरिजॉन्टली, क्यों? क्योंकि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया है ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टैक्स एडेड, ठीक है। एमसी आपका रिमेन सेम होगा, क्यों? क्योंकि आउटपुट जितना भी हो कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए आपका मार्जिनल कॉस्ट भी सेम ही रहेगा। और एसी क्या होगा? एसी विल शिफ्ट अपवर्ड्स, क्यों? क्योंकि एसी के अंदर ये भी आपका चेंज होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं कुछ ऐसे, टीसी विल बी 5000 प्लस टैक्स प्लस 500, क्यों? ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं क्या है, अच्छा एवरेज कॉस्ट देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होगा? 5000 प्लस टी बाई क्यू प्लस 500। देखो यहाँ पे टी वाला टर्म न्यूमरेटर में ऐड हुआ है, अगर टी वाला टर्म न्यूमरेटर में ऐड हुआ है तो ये पूरा चीज इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब डी टी सी बाई डी क्यू, जो कि है मेरा सेम 500। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट रिमेन्स द सेम, योर एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस एंड योर टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस। अच्छा, और ये इज योर लास्ट क्वेश्चन। देखो, अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस द प्राइस ऑफ 4 and its total cost function is this. Determine the profit maximizing level of output, find the total, अच्छा पहले ये determine the profit maximizing level of output. आउटपुट मैक्सिमाइज के लिए क्या कंडीशन था हम लोग का प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में? प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट या फिर एमआर इक्वल्स टू एमसी, ये वाला, ठीक है। देखो तो मैंने वही किया, पी इक्वल्स टू एमसी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली एमसी लिख दिया है। देखो एमसी कैसे निकाला है? दिस इज अ कॉस्ट फंक्शन, ये आपका कॉस्ट फंक्शन। तो इसको मैं अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, कॉस्ट फंक्शन है क्यू क्यूब माइनस 7q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 5। इसको मैं अगर डेरिवेटिव करता हूँ, टोटल कॉस्ट को डेरिवेटिव करता हूँ, तो आई गेट माई मार्जिनल कॉस्ट। तो ये क्या डेरिवेटिव करूँगा? 3q स्क्वायर माइनस 14q प्लस 12 इज माई मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो वही लिखा है, 3q स्क्वायर माइनस 14q प्लस 12 इज माई मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू द प्राइस। तो उसके चलते आप देखो क्वांटिटी जो है मेरा या तो 2/3 आया है या तो 4 आया है। तो 2/3 तो नहीं होगा, इसी के चलते मैं 4 को लेता हूँ, ठीक है। और उसके चलते मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मैं बस इस क्वांटिटी को कैसे करूंगा? प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है मेरा पाई इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो कि है P इंटू क्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? मतलब जितना मेरा आउटपुट है, जितना मेरा क्वांटिटी है, उसको जब मैं डाल दूंगा सो आई विल गेट टोटल कॉस्ट। बस वही किया। देखो क्या किया, ये देखो 16 कैसे आया? 4 P इंटू क्यू, P आपका 4 है, Q भी आपका 4 है, दैट इज 16। और सेम मैंने कॉस्ट फंक्शन में मैंने 4 को डाल दिया। जब मैं कॉस्ट फंक्शन में 4 को डाल देता हूं सो आई गेट दिस 64 प्लस 112 माइनस 48 माइनस 5, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन का चीज, और दिस इज माई रेवेन्यू का चीज। तो उसके चलते मेरा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज योर 11। प्रॉफिट कितना है मेरा? 11। तो देखिए, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट दिस लेवल। तो 11 मेरा टोटल प्रॉफिट है। देखो अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ हो और आपने ये क्वेश्चंस देख रहे हो, सो इट इज वेरी गुड कि आप लोग मेरा वीडियोस देख के आपको अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बस ये वीडियोस आपके दोस्त लोग में शेयर कर दो, नेक्स्ट एडू को आपको सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, ताकि जो रिटर्न पार्ट है ये आपको फटाफट मिल जाए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप वहां पे हम लोग के साथ ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। और आपका जितने भी दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग को आप जितना चाहे शेयर कर दो, क्योंकि देखो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्विंग आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पे तो मिलने ही नहीं वाला है। सो इट इज बेटर फॉर यू गाइस टू शेयर दिस बिफोर योर एग्जाम्स के पहले शेयर कर दो। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो। आई कैन श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेंगे, बहुत ही सारे। कि आप अगर देखोगे ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, इसके पहले आपका 2022, 2021, 2020, 2023 इन सब का भी अगर कोई निकालो ना, आपको कहीं ना कहीं तो आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलने वाला है। सो इट इज बेटर फॉर यू गाइस टू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी के लिए अच्छे से कर लो। कॉन्सेप्ट थोड़ा भी अगर दिक्कत है तो आपको कॉन्सेप्ट जहां पे उसको क्लियर कीजिए और वो बेटर कीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो मेजर क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है जो मैं अभी बताने वाला हूं, दिस क्वेश्चन इज प्योरली ऑन द कॉन्सेप्ट्स। कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही में बहुत ही अच्छा है, देन ओनली यू कैन डू दिस सम। देखो सम में क्या बोला है, अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री फेसेस अ डिमांड, इतना वो डिमांड फेस करता है। Each firm faces identical cost concern CI, which is 200 plus 10xi plus
2xi square, where xi is the output of the ith firm and ci is the cost. There are free entry and unlimited number of potential entrants. Unlimited number of potential entrants. What is the equilibrium output and price? Equilibrium output and price. अब आप सोचो इसको कैसे करना है, क्या लगता है कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बात कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का दिया, किसका दिया? इंडस्ट्री फिर मार्केट का। तो इसीलिए मैंने इसको ना पहले से करके नहीं रखा है, आपके साथ साथ मैं करूंगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7B। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 7B। देखो, इंडस्ट्री डिमांड विच इज 800 minus 8p, x equals to 800 minus 8p। अच्छा, अब समझो भैया हम लोग कैसे करते थे। सबसे पहले तो मैं इंडस्ट्री डिमांड और इंडस्ट्री सप्लाई से एक प्राइस निकालता था, ठीक है। उस प्राइस के बेसिस पे मैं देखता था कि मेरा जो प्राइस निकला है इंडस्ट्री डिमांड और इंडस्ट्री सप्लाई के इंटरेक्शन पे, उस प्राइस से मुझे पता चलता था क्या, उस प्राइस से मुझे पता चलता था कि मुझे कितना क्वांटिटी, मुझे क्या करना है, मुझे कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है। दैट वुड बी माय प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। तो वो कैसे करते थे, वो हम लोग कैसे करते थे ना कि जहां पे मेरा एमसी पे कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी माय क्वांटिटी एंड दिस पॉइंट विल बी द प्राइस। ये जो प्राइस है ये तो पहले से दिया हुआ रहता है, बट मैं क्या करता हूँ, ये वाला मुझे निकालना पड़ता है। ये जो क्यू है उसको तो मैं निकालता हूँ ना, मैं निकालता हूँ। अब अच्छे से मेरा बात समझना, ये जो आपका जो प्राइस है, ये जो मेरा सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई किसका है? सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री का सप्लाई। किसका सप्लाई है? इंडस्ट्री का सप्लाई। और जब मैं इंडस्ट्री का डिमांड को मैं इंटरसेक्ट करता हूं, आई गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में इंडस्ट्री सप्लाई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट दिया। CI is equals to 210 to 200 plus 10xi plus 2xi स्क्वायर, ठीक है। अगर आप में से बहुत जन को लग सकता है भैया हम लोग एक काम कर सकते हैं ना कि हम लोग को ये तो पता है ना कि द मार्जिनल कॉस्ट कर्व above the minimum of AVC, above the minimum of AVC is my सप्लाई कर्व, ठीक है। हम लोग को तो ये पता है कि MC above minimum of AVC is supply curve of a competition। ये तो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, ठीक। अगर मैं एक फर्म का सप्लाई कर्व निकालूं और उन सब सप्लाई कर्व को मैं ऐड करता जाऊं तो मुझे तो इंडस्ट्री सप्लाई कर्व मिलेगा, हाँ या ना? किन किन को लगता है कि सच बता रहा हूं कि अगर मैं सारा फर्म्स का, क्योंकि ये सारा फर्म्स का, देखो सारा फर्म्स का पहले तो बताए सबका सेम है, तो सबका मार्जिनल कॉस्ट भी सेम होगा। सबका अगर कॉस्ट फंक्शन सेम है तो मार्जिनल कॉस्ट भी सेम होगा, ये तो सही बात है। तो अगर मैं सबका मार्जिनल कॉस्ट को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इंडस्ट्री सप्लाई कर्व मिलेगा, हाँ या ना? ये तो बहुत जन को लग रहा है ना, ठीक है। कितने लोग हैं? ये जो मार्केट है, इस मार्केट में कितने लोग हैं आपको बताया गया है? देखो तो कहीं पे बताया गया है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर? यू हैव नॉट बीन टोल्ड। देयर आर फ्री एंट्री एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रेंस। तो ये लॉन्ग रन तो पहले समझ में आ जाएगा चाहिए कि फ्री एंट्री एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस है, लॉन्ग रन है। सबसे पहला बात, कितने लोग हैं? कहीं पे लिखा हुआ है कितने लोग हैं? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा है। तो आप इंडस्ट्री सप्लाई नहीं निकाल सकते। आपको जो कॉस्ट फंक्शन दिया है उस कॉस्ट फंक्शन से आप इंडस्ट्री सप्लाई नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते? ठीक है, चलिए इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। तो हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा? हम लोग को ना बैकवर्ड काम करना पड़ेगा। क्या हम लोग पहले क्या करते थे? डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन से प्राइस निकालते थे, उस प्राइस से मैं क्वांटिटी निकालता था, राइट। बट यहां पे पहले मैं क्वांटिटी निकालूंगा, फिर मैं प्राइस निकालूंगा, कैसे मैं बताता हूं। देखो, फॉर अ सिंगल फर्म in long run, what is the profit maximizing condition? Long run average cost should be equals to long run marginal cost should be equals to short run average cost should be equals to your short run marginal cost should be equals to price should be equals to क्या?
एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये कंडीशन था कि नहीं था, हम लोग पढ़े थे कि नहीं थे? हाँ भैया पढ़े थे। क्यों? अगर एंट्री ज्यादा हो गया लोगों का, अगर एंट्री ज्यादा है लोगों का तो क्या होगा, ज्यादा लोगों का एंट्री होने से ये लोग वो करेगा, मतलब प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपका घट जाएगा। तो मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे आपका इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है, चल अब देखो मैंने क्या बोला है कि यहां से ये वाला मैं अगर पार्ट को लेता हूं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू माय मार्जिनल कॉस्ट, अगर शॉर्ट रन में हटा दूं, अगर मैं सिर्फ बोलूं एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, अगर मैं वो करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वो करूं तो टोटल कॉस्ट क्या था मेरा 200 प्लस 10x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं i को क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि सबका सेम है, तो सबका सेम है इसलिए मैं i को हटा दे। तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट आएगा 200 बाई x प्लस 10 प्लस 2x। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव होगा 10 प्लस 4x। तो देखो जहां पे एवरेज कॉस्ट एंड में मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल, उसी क्वांटिटी पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आएगा। कि ऐसा था ना लॉन्ग रन पे, को डायग्राम बना लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज माय प्राइस, दिस इज माय शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और ब्लैक वाला से शॉर्ट रन। तो यहाँ पे अगर मैं ये क्वांटिटी निकाल लूँ, देखो ये क्वांटिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट करने से मुझे ये क्वांटिटी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगा? हाँ भैया ये क्वांटिटी मिल जाएगा। अगर मुझे ये क्वांटिटी मिल गया तो मुझे प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि इस क्वांटिटी पे मेरा एवरेज कॉस्ट क्या है, इस क्वांटिटी पे मेरा एवरेज कॉस्ट क्या है, तो उसी से मुझे प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये करते हैं, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट क्या होगा, 200 बाई x प्लस 10 प्लस 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 4x। ये कट गया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 200 प्लस 2x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 10 कट गया, देन व्हाट कैन डू, 100 by x equals to 4x minus 2x, और 200 equals to 2x square, और 100 equals to x square, और x equals to 10। तो x equals to 10 मतलब a single firm should produce 10 given the cost he should produce 10, that should be his profit maximizing output in the long run। तो एक फर्म इतना बना, तो जब वो 10 बना रहा है तो मार्केट में प्राइस क्या है, तो अगर इस 10 को मैं एवरेज कॉस्ट में डाल दूं, एवरेज कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट में डाल दूं, मार्जिनल कॉस्ट में डाल दूं, तो सेम ही आएगा। तो अगर मैं 10 को इधर डाल दिया तो क्या होगा, 10 प्लस 4 इंटू 10 दैट शुड बी 50। तो दिस प्राइस इज माई 50। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है आपका, इक्विलिब्रियम प्राइस इज 50, इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा 50 है। तो अगर मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 50 है, अगर मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 50 है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है, तो इस प्राइस को मैं जब मैं डिमांड फंक्शन में डालता हूं, डिमांड फंक्शन में अगर मैं इसको डिमांड फंक्शन में डालता हूं, तो डिमांड फंक्शन क्या था आपका 800 माइनस 8, x इक्वल्स टू 800 माइनस 8p, p में 50 मिला है तो मैं कर देता हूँ 800 माइनस 8 इंटू 50 विच इज 800 माइनस 400 विच इज 400। तो ये जो x है, ये जो कैपिटल x बोलते हैं, ये है मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब जितने भी फॉर्म्स हैं उन सभी फॉर्म्स को 400 बनाना पड़ेगा एट द प्राइस कितना, एट प्राइस 50। तो इक्विलिब्रियम प्राइस 50 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपका कितना है 400 है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री। कितने फॉर्म्स, अगर सभी फॉर्म्स 400 बनाते हैं, सभी फॉर्म्स मिलकर 400 बना रहे हैं, और हर एक फॉर्म 10-10 प्रोडक्ट बना रहा है, हर एक फॉर्म 10-10 बना रहा है, और टोटल है आपका कितना
400, तो कितने फॉर्म्स हुए? योर फॉर्म्स इज 400 by 10 which is 40 फॉर्म्स है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको बैकवर्ड तरीके से किया। कैसे बैकवर्ड तरीके से? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग तो पहले लेते हैं मेरा मार्जिनल, हम लोग लेते हैं इंडस्ट्री सप्लाई और इंडस्ट्री सप्लाई और इंडस्ट्री डिमांड को लेके मैं प्राइस निकालता हूँ। उस प्राइस को मैं इक्वेट करता हूँ एवरेज कॉस्ट से, तो मुझे क्या मिलता है? क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो पहले प्राइस निकालते हैं फिर क्वांटिटी करते हैं। बट यहां पे मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। क्यों उल्टा कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री सप्लाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि भैया सभी मार्जिनल कॉस्ट को मैं ऐड कर करके मैं इंडस्ट्री सप्लाई कर ला पाऊंगा, तो मेरा क्वेश्चन है आपको कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे, आपको तो नहीं पता, इसलिए आप इंडस्ट्री सप्लाई कर नहीं ला सकते। तो उसी चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने उल्टा किया, मैंने पहले क्वांटिटी निकाला। कैसे क्वांटिटी निकाला? कि मुझे तो पता है कि लॉन्ग रन में ये जो मेरा एवरेज कॉस्ट है एंड मार्जिनल कॉस्ट दिस शुड बी सेम। इसी के चलते मैंने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को सेम करके मैंने क्वांटिटी निकाला। ये किसका क्वांटिटी है? सिंगल फर्म। एक सिंगल फर्म इतना प्रोड्यूस करना चाहिए। जब एक सिंगल फर्म इतना प्रोड्यूस कर रहा है, सो व्हाट शुड बी इट्स प्राइस? तो प्राइस के लिए मैंने इस क्वांटिटी को मार्जिनल कॉस्ट में ऐड कर दिया। मार्जिनल कॉस्ट में भी डाल सकते हो, एवरेज कॉस्ट में भी डाल सकते हो, दोनों सेम ही देगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका 50। अगर मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 50 है, तो मार्केट में कितना डिमांड हो रहा है, मैंने उसको डिमांड फंक्शन में डाल दिया, इंडस्ट्री डिमांड फंक्शन में, तो मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया, जैसे 400। तो मार्केट में 400 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आना चाहिए। बट वो 400 कितने लोग, कितने फॉर्म्स निकालेंगे? देखो, अगर हर एक फॉर्म 10 यूनिट, अगर हर एक फॉर्म 10 यूनिट करके प्रोड्यूस कर रहा है और टोटल है आपका 400 यूनिट, तो कितने फॉर्म्स होने चाहिए? आपके पास होना चाहिए 40 फॉर्म। अगर आपको लग सकता है भैया हर सभी फॉर्म का 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे चुका है कि देखो आइडेंटिकल कॉस्ट, सभी फॉर्म का आइडेंटिकल कॉस्ट है, तो सब लोग ही 10-10 ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए 400 होने वाला है आपका इंडस्ट्री का फॉर्म, 40 होने वाला है आपका इंडस्ट्री फॉर्म। ठीक है, चलिए। सो दिस कंप्लीट्स योर 2024 का DSC-CC3 का पूरा पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आपको हम लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डाउट्स जो है आप लोग पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके, जितना भी डाउट्स है और जितना जल्दी हो पाए आपको सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। कैसे आपको एक्सेस करना है वो सब आपको हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस, इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि सब लोग बोलता ही है। अच्छा, और आपके दोस्त लोगों में भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन को लिखना चाहिए और बिफोर द एग्जाम्स किन एग्जाम्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। आपका ये लॉन्ग रन वाला पार्ट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो कॉस्ट वाला पार्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जितना भी डायग्राम्स है, आई अर्ज यू ऑल डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायग्राम्स के ऊपर ही मार्क्स आता है। और अगर आपको लगता है कि भैया 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन लिख के छोड़ देंगे, नहीं, मिनिमम आपको 3 से 4 लाइन लिखना ही पड़ेगा। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 से 4 लाइन, सच दैट तभी आपको 2 मार्क्स जैसा मिल पाए आंसर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सी यू गाइस सून। ठीक है।